जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम बात कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी की। हमने 4 क्लासेस देख ली हैं दोस्तों प्रश्नोत्तरी की। उसी क्लास को हम यहाँ पे आगे लेकर आए हैं। ये 5वीं क्लास है और 63 से लेके आगे तक के प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं या फिर जो हम 2021 में तैयारी कर रहे थे, पूरा सिलेबस हमने यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट किया था, अगर आपने उन्हें भी नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आप उन्हें देख सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों की बात करते हैं। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे ताकि आप इन प्रश्नों को नोट कर सकें। और बहुत ही इन प्रश्नों में टॉपिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाइएगा। ये आपके लिए है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो परीक्षाओं में आपको नोट्स की कमियां नहीं होंगी और लिखने से ये चीज़ें आपके मन में, जहन में बस जाएंगी, जो कि आप इसे भूलेंगे नहीं। तो पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाचियों बहुत गोपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानस का हंस में। मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। अमृत लाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1969, सुहाग के नूपुर 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यों मानस का हंस देखिए 1972, जिसकी अभी ऊपर चर्चा हो रही थी, नाचियों बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, भिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़ियां 1990। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नोट करते रहिए, ये आगे चल के हमें काम आएगा। फिर प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? राम की शक्ति पूजा ये रचना है और इसकी रचना कब हुई थी? तो सन 1936 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 ईस्वी जन्म स्थान महिसादल मेदिनीपुर। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। किसे? सरोज स्मृति को। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। कुकुरमुत्ता से 26 दिसंबर को एक प्रश्न पूछा गया था। अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य काकली 1969 ईस्वी। प्रश्न है दोस्तों कि लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता या फिर आलोचना? तो नाटक में तो लिखा ही है इन्होंने, और उपन्यास भी लिखा है, कविता नहीं लिखा है, आलोचना नहीं लिखा है। तो ए और बी यहाँ पे सही है। ए और बी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है दोस्तों, ए और बी। व्याख्या है कि लाला श्रीनिवास दास नाटक एवं उपन्यास विधाओं में लिखने का काम किया है। हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी से माना जाता है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास भी माना है। लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक हैं रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, सप्ता संवरण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1885, श्री प्रहाद चरित्र 1888 ईस्वी।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है 1882 ईस्वी। प्रश्न है तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? तीसरी कसम, ठीक है, दुल्हन की डोली, ऑप्शन बी। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को ना लादने की कसम खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस ना लादने की कसम खाई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कहानी है ठुमरी 1569, आदिम रात्रि की महक 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। तो नहीं खाई थी, कौन कौन सी नहीं खाई थी? चोर बाजारी के सामान न लादने की कसम खाई थी और दुल्हन की डोली लादने की कसम खाई थी। ठीक है, ना लादने की यहां पूछ रहा है, कसम नहीं खाई थी तो वो दुल्हन की डोली, इसका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब दुल्हन की डोली लादने की कसम नहीं खाई थी, उसे ले जाने के लिए बोला था, पर जो कसम खाई थी वो औरत और चोर बाजारी, कंपनी की औरत और चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये ऑप्शन दे सकता है उसमें चोर बाजारी के सामान, मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लादने की कसम नहीं खाई थी, तो वहाँ पे दे सकता है लादने की कसम खाई थी, तब आ जाएगा कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। फिर प्रश्न है कि गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की, ये तो नहीं है। उद्धत और चंचल लड़की, ये है। पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की, ये भी नहीं है। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की, ये है। तो बी और डी है अपने ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पे सही है। गैंग्रीन कहानी की जो मालती है बचपन में उद्धत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। प्रयोगवाद 1943 से 1951, इसका प्रारंभ अज्ञे के द्वारा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों का संकलन कर तार सप्तक के नाम से प्रकाशित किया गया था। अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राह के अन्वेषी हैं। अज्ञे जी की प्रमुख कहानियां हैं गैंग्रीन 1897, विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वल्लरी 1945। फिर प्रश्न है कि मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो वो है मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व, ऑप्शन डी का। व्याख्या देख लेते हैं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को अपेक्षित मानती हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1963 राजेंद्र यादव के साथ लिखा था। इन्होंने आपका बंडी 1971, महाभोज 1979 ईस्वी में, कलवा और स्वामी 2014 में लिखा। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार
साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है? इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। देखिए ये चीज़ मिल गई कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। फिर प्रश्न है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो वो है जूही की कली, ऑप्शन डी। ठीक है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता 1954 ईस्वी नाम से आगे का दिया हुआ है। नई कविता 1954 नाम आगे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न है, शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन बी। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तित्ववाद को। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जी के प्रमुख ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1942, गोस्वामी तुलसीदास और मध्यकालीन भारत 1944, निराला 1946, साहित्य और संस्कृति 1949, भारत की भाषा समस्या 1949, प्रगति और परंपरा 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956। फिर प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, ऑप्शन डी। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि का है, काव्यालंकार आचार्य भामा का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है। फिर प्रश्न है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेती है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन जो है ना वो महादेवी वर्मा जी का है, ऑप्शन ए। उपर्युक्त कथन महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा 1907 को आधुनिक युग को मीरा हिंदी विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और आधुनिक युग की मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। इनके रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, संस्मरण रचनाएं हैं पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, पशु पक्षी पर आधारित है। फिर है कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और यामा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? कौन सी रचनाएं? रसिक प्रिया, अनुप्रास, विनोद, ये तो नहीं है, विज्ञान गीता, रस सागर। तो ए और सी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं।
केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा कि प्रबंध रचना के योग्य ना तो केशव में शक्ति थी और ना अनुभूति। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। फिर प्रश्न है कि नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? सही उत्तर है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अलंकार पर चोट को माना है। फिर आगे प्रश्न है, यहाँ पे आगे इसी का है, व्याख्या दी हुई है कि नामवर सिंह जी के प्रमुख निबंध हैं बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बौरा गए, बसंत आ गया, अवतारवाद। प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1604, घनानंद 1673। फिर प्रश्न है कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो झूठा सच उपन्यास पर एक प्रश्न पूछा गया था 26 दिसंबर को। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। फिर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? सर्वाधिक प्रमुख माना है किसको? तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा को रहस्यवाद के मूल अर्थ में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। इन्होंने आधुनिक युग की मीरा भी महादेवी वर्मा जी को कहा है। तो एक चीज़ और मिल गई कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ये तो हमें पता था, पर किसने कहा है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानते हैं, ये भी एक है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। और छायावाद के वृद्धत्रयी भी हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे और फिर हम सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप एक एक जो पॉइंट है सिलेबस का, एक एक यूनिट का, उसे लेकर पूरी तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग का साथ बना रहेगा और हम अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और करवा पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।